Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, चैप्टर 7 हम लोगों का रनिंग था, जिसमें आप लोगों ने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर नोटिस ऑफ एजीएम के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन हुई कि सर नोटिस कैसे सर्व्ड होना चाहिए एंड नोटिस ऑफ एजीएम किस किस को मिलना चाहिए एंड उसको प्रोवाइड करने का वे क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश कैसे करवाएंगे। तो काफी सारी प्रोविजंस, अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने यहाँ पे नोटिस प्रोवाइड करना है तो कौन से ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। तो सर ये सारी प्रोविजंस 21 क्लियर डेज आप लोगों ने मेन पॉइंट वहां पे रीड आउट किया, क्लियर। बट सर ये 21 क्लियर डेज कैन बी शॉर्टर ऑल्सो। आप शॉर्टर नोटिस पे भी एजीएम बुला सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, प्रोवाइडेड 95% ऑफ द मेंबर्स वहां पे क्या करें, कंसेंट इन राइटिंग क्या करें, प्रोवाइड, क्लियर। अदरवाइज क्लियर। अच्छा, एजीएम के केस में 95% ऑफ द मेंबर्स कंसेंट दें, और ईजीएम के केस में 90 मेजोरिटी इन नंबर्स एंड 95% ऑफ टोटल पेड अप वैल्यू या टोटल वोटिंग पावर। थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस लिखा गया, क्लियर। तो आप शॉर्टर नोटिस पे भी क्या बुला सकते हो, अपनी मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑन टॉपिक जो हमारे पास है, जो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है सर, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन को लेकर कि एक कंपनी में जो रेजोल्यूशंस आप लोगों के या बिजनेस जो आप लोगों के डील होते हैं वो दो नेचर के होते हैं सर, या तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या मे बी क्या होगा, स्पेशल बिजनेस होगा। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 9 के अंदर, तब भी मैंने आपको बताया था एजीएम के अंदर होने वाले बिजनेस दो तरह के होंगे, या तो ऑर्डिनरी या क्या होगा, स्पेशल। एंड ऑर्डिनरी की डेफिनेशन दी गई, ऑर्डिनरी में 4 एक्टिविटीज को ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाता है एंड इन 4 के अलावा एवरी बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। एंड आपने पढ़ा था स्पेशल बिजनेस के केस में अगर कोई मैटर स्पेशली वहां पे पास ऑन होगा या ट्रांजैक्ट किया जाएगा, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलग से आपको प्रोवाइड करनी होगी नोटिस के साथ, क्लियर। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए अगर आप किसी मेंबर को मीटिंग में बुला रहे हैं तो सिर्फ नोटिस जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब जाती है, जब आप मीटिंग के अंदर क्या डील करने वाले हैं, स्पेशल बिजनेस डील करने वाले हैं। तो पढ़िए सर, ऑर्डिनरी बिजनेस, यस, मीनिंग At an AGM, following business shall be ordinary business. यस Consideration and adoption of FS. सर, एफएस को कंसीडर करना, अडॉप्ट करना, ऑडिटर रिपोर्ट को या बोर्ड रिपोर्ट को, मतलब मींस कंप्लीट एफएस को अडॉप्ट करना, कंसीडर करना, इट्स अ नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर एजीएम बुलाई जा रही है तो कॉमन है सर, ये बिजनेस तो वहां पे होंगे ही होंगे। आगे डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन दी, क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, मतलब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन करना नॉर्मल एजीएम के अंदर ही होता है। सेम ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन करना, इट्स ऑल्सो अ नॉर्मल थिंग, क्लियर। तो ये अपने आप में, ये 4 बिजनेस अपने आप में क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। इनके अलावा बिजनेस जो भी मीटिंग में डन किया जाएगा, इनके अलावा दैट ऑलवेज बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। पढ़िए सर, एनी अदर जीएम, No business shall be deemed as ordinary business. अच्छा ईजीएम है, ईजीएम तो बुलाई ही किस लिए जाती है, कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए, क्योंकि जब आपको बता दिया गया कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस, ये डील कहां पे किए जाते हैं, एजीएम में। अगर किसी पर्पस के लिए ईजीएम बुलाई जा रही है वो तो होगी ही कौन सी, स्पेशल बिजनेस। तो समझो सर, समझो, ईजीएम के अंदर ट्रांजैक्ट होने वाला हर मैटर क्या होगा, स्पेशल। बट सर एजीएम के अंदर ट्रांजैक्ट होने वाला मैटर में ऑर्डिनरी भी हो सकता है, बट सर इन 4 को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, स्पेशल। ये 4 क्या होंगे, ऑर्डिनरी, जो करे किस पे जाएंगे, एजीएम। आगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, यस प्लीज। Explanatory statement is not required for transacting any item of ordinary और सर ऑर्डिनरी बिजनेस की कोई भी आइटम को ट्रांजैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपकी ओर से नहीं जाएगी। यस, स्पेशल बिजनेस At an AGM,
All business except that specified under section. ये ऊपर जो चार स्पेसिफाई किए गए उनको छोड़ के बाकी सारे बिजनेस क्या माने जाएंगे? डीम्ड स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे. यस. एट एनी अदर जीएम, All businesses shall be deemed to be special. टीजीएम के तो अंदर होता ही क्या है? स्पेशल बिजनेस. यस. फुल टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन. Full text of the resolution must be given in the notice for transacting every item of special business. बिल्कुल बिल्कुल. Explanatory statement shall be annexed to the notice for transacting every item of the special business. Main important content of. वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो क्या कि सर ये जो explanatory statement होती है, नाम से क्लियर है. Explanatory क्या एक्सप्लेन करोगे? The matters to be specially dealt in the meeting. जो स्पेशल बिजनेस आप करवाने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स. ये तो आपने उसमें पढ़ा था बायबैक. काफी जगह ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप लोगों की आ चुकी है. वही कंटेंट है. क्या? पहला, मटेरियल फैक्ट क्या है. नंबर 2, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, चाहे फाइनेंशियल है या कोई अदरवाइज, ऑफ एवरी डायरेक्टर या मैनेजर, एवरी अदर केएमपी, रिलेटिव ऑफ एवरी डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी. किसी का भी कोई इंटरेस्ट जो कंपनी में किसी ना किसी वे से क्या है, इंटरेस्टेड है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको डिस्क्लोज करने होंगे. नेक्स्ट इज एनी अदर इंफॉर्मेशन And facts that may enable the members to understand the meaning, scope and implications of the items of business and to take decision thereon. सर कम से कम उनको एजेंडा समझा तो दो, एक्सप्लेन तो कर दो. चलो मानना ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसमें तो क्या समझाने की जरूरत. वो तो डायरेक्टली जस्ट आपको बुलाया जाएगा, नोटिस में लिखा जाएगा कि सर कुछ मैटर्स हैं, कुछ ऑर्डिनरी मैटर्स हैं जो वहां पे डील करनी है. बताने की भी जरूरत नहीं है, पता ही है कि वो 4 होंगे. एंड उनके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत नहीं है. बट इसके अलावा अगर कोई स्पेशल बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पहले नोटिस के अंदर देनी. उसका बेसिस आपको समझाना होगा मेंबर्स को कि किस पर्पस के लिए, किस एजेंडा के लिए उन लोगों को यहां पे बुलाया जा रहा है, सो दैट वो टाइमली बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाए. नेक्स्ट आगे. नेक्स्ट इज if special business relates to or affects any other company, the extent of shareholding in that other company of every promoter, director, manager, and every other KMP shall be disclosed. अब ध्यान से पढ़ दोबारा, क्या वर्ड कह रहा है? इफ स्पेशल बिजनेस, किसकी बात कर रहे हैं? जो तुम ये करने जा रहे हो मीटिंग के अंदर, व्हाटएवर. स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू या अफेक्ट्स टू, किसको? किसको? एनी अदर कंपनी. थोड़ा तोड़ के पढ़ना, लाइन एक सांस में पढ़ोगे तो बाहर ही जाएगा. क्या? स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू या अफेक्ट्स टू, किसको? एनी अदर कंपनी. कितना सर? द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी. और कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? जिसमें आपकी कंपनी के एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी क्लियर क्या है? बेसिकली सर इंटरेस्टेड है. इंटरेस्टेड है. एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? इफ द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर होल्डिंग इज 2% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट अदर कंपनी. तो आपको सर डिस्क्लोज करना है. लेट इट बी, ये सर हमारी एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड के कौन? पी, डी या कोई भी एम, प्रमोटर, डायरेक्टर या जो भी है तुम्हारे. कोई ऐसा स्पेशल बिजनेस करने जा रहे हैं, ऐसा स्पेशल बिजनेस करने जा रहे हैं जो दूसरी कंपनी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. और सर ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है. इसकी शेयर होल्डिंग में हमारे ही पर्सन है, हमारा ही होल्ड है, और वो भी टू द एक्सटेंट ऑफ कितना है? 2% और मोर. 2% और मोर. तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये फैक्ट भी आपको क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा. लाइन दोबारा पर समझिए. क्या? इफ स्पेशल बिजनेस relates to or affects any other company, the extent of shareholding in that company of every promoter, director, manager and KMP shall be. सर आपको क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा प्रॉपरली. की मतलब अगर ये स्पेशल बिजनेस कंडक्ट होगा तो उस कंपनी पे, अदर कंपनी पे ये फर्क आएगा, ये इफेक्ट आएगा. और ये स्पेशल बिजनेस रिलेट करता है उस कंपनी के साथ जिसमें 2% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग इनके पास पड़ी है. क्लियर? तो आपको सर ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा, ताकि तेरे जो यूजर्स हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने आएंगे, वो सोच समझ कर, उनको पता होना चाहिए कि ये स्पेशल बिजनेस करने से अपनी उस कंपनी पे भी क्या आ सकता है? फर्क आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है. हाँ जी. हाँ, आपके ये इन दैट अदर कंपनी ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है? किसके पास?
द शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या तुम्हारे KMP, मींस ये सारे के सारे इंटरेस्टेड है उस कंपनी में, तो आपको एज अ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, एज अ इंटरेस्टेड KMP आपको पहले डिस्क्लोज करना चाहिए। ना उसको मेरे पीडीएम के पास, क्लियर, जैसे भी है टोटल बेसिस क्लियर कि आपका सर अगर 2% और मोर से होगा आपको अपना इंटरेस्ट, अरे डायरेक्टर से भी नॉर्मल एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं तो पहले डिस्क्लोज कर दो, बाद में मत कहना कि हमने कोई गलत स्टेप ले लिया। अब कम से कम जब ये इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तेरे मेंबर्स को जिनको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है कम से कम उनके नोटिस में तो होगा, ना कि वो अदर कंपनी कौन सी है। ये स्पेशल बिजनेस करने से अदर कंपनी पे क्या, अदर कंपनी नहीं मतलब अपने बंदों पे क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम पता तो होगा ना। तभी कहा तुम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो, आज ही अपना इंटरेस्ट क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, टू द एक्सटेंड अगर 2% और मोर से उस कंपनी के 2% और मोर से ज्यादा तुम शेयर होल्डिंग रखते हो, इंटरेस्टेड हो, मस्ट डिस्क्लोज। अगर माड़ा 2% से नीचे होता कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना तो काउंट ही नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट इज if special business refers to any document which is to be considered at the GM, the time and place where such document can be inspected shall be। बिल्कुल, और सर उसमें जरूर लिखिए, बिल्कुल सही बात है, जरूर लिखें कि सर आपको जो ये स्पेशल बिजनेस के रिगार्डिंग टू बुलाया जा रहा है, अगर इसकी कोई भी कॉपी, कोई इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो जर्नल मीटिंग से पहले ये वहां पे रखी जाएगी, इतने टाइम के लिए ओपन होगी, अगर आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन दी किस बात की, कि अगर भाई तुम इंस्पेक्शन करना चाहते हो, मेंबर्स कर सकते हो, ये वहां पे पड़ी होगी उस प्लेस पे पढ़िए। वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड इन द explanatory statement। Yes, effect of non-disclosure। Yes, please। If as a result of non-disclosure or insufficient disclosure in explanatory statement, any benefit accrues to a promoter, director, manager or other KMP। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड तुझे डिस्क्लोज करने को क्यों कहा था, ऊपर जो तुम लोगों ने 2% वाला वो पॉइंट रीड आउट किया कि अपना इंटरेस्ट वहां पे क्या करो, डिस्क्लोज करो, क्यों कहा, ताकि मेंबर्स की नॉलेज में हो। किस बात की नॉलेज में हो? अच्छा पहली बात, क्या एक प्रमोटर, एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता? क्या रख सकता है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंपनी एक्स लिमिटेड कोई स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, स्पेशल काइंड ऑफ क्या करने जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, वाई लिमिटेड को। एंड वाई लिमिटेड की शेयर होल्डिंग में कौन बैठे हैं? अब ये बात कब पता लगी, ये बात पता लगी बाद में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज ही नहीं करा। अब ये बात तो मेंबर्स को चुभेगी ना, किस बात के लिए, कि जब तुम उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, और वो भी 2% और मोर से, आपको अपना इंटरेस्ट क्या करना चाहिए था, डिस्क्लोज करना चाहिए था। तुमने करा नहीं ना, तुमने करा नहीं, और बेनिफिट क्या हुआ, एक्रू। आपका साइलेंट रहे, मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो कहूंगा छोड़ो परे, मैं क्यों डिस्क्लोज करूं। बढ़िया है, एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, ओवरऑल तो मेरे पास ही आना है, शेयर होल्डिंग तो मेरे पास ही है। मान लो 5% की शेयर होल्डिंग मेरे पास है, जितना वो प्रॉफिट कमाएगी 5% तो मुझे ही मिलेगा। मैं तो फोर्स करूंगा, करो करो सर, करो कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तो कहूंगा। और बैठे भी कौन है, तू चेक तो कर, तेरी कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, जो सारी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। और इतना बड़ा डिस्क्लोजर क्या आप अपने यूजर से या अपने मेंबर से छुपाओगे क्या? कहता नहीं सर, लॉ के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना आगे बढ़। एनी बेनिफिट एक्रू टू द प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और KMP और देयर रिलेटिव ऑल्सो, रिश्तेदारों तक भी, सच पर्सन शेल होल्ड सच बेनिफिट इन द ट्रस्ट फॉर द, हाँ रख लो, हमने कब कहा, बस वो ना अब तुम्हारा नहीं है, वो किसका है, कंपनी का। कंपनी के बिहाफ पे होल्ड कर लो, और कंपनी जब मर्जी तुमसे मंगवा सकती है। एंड शेल कंपनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम। अरे जैसे किकबैक्स नहीं कहते थे, किकबैक्स का मतलब क्या होता है, अपने ही बंदे को किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, उसके साथ मैंने कमीशन ओपन कर रखी है। आपा कहते हैं जी पैसा कमाओ, बट बताकर कमाओ, गलत तो ना कमाओ कम से कम, कि उसके ही मतलब काइंड ऑफ अपनी ही कंपनी के साथ तुम क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। एक तो फेथ की बात आती है, और तुम अपने ही उससे कंपनी से पैसा कमा रहे हो। बेशक
तुम इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देते, शेयर होल्डर या मेंबर आते, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते, कम से कम तेरे मेंबर कल को तेरे पे कोई ब्लेम तो ना कर पाते। किस बात का ब्लेम? कि इन्होंने जी सीक्रेट प्रॉफिट, कोई सीक्रेट नहीं है, पहले हमने आपको अपना क्या इंटरेस्ट क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। चेकआउट कर लो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर हमने आपको बताया था कि जिस कंपनी के साथ तुम ये स्पेशल बिजनेस करने वाले हो, उस कंपनी की शेयर होल्डिंग में 2% से ज्यादा या 2% में हम बैठे। कल को तुम कह तो नहीं पाओगे कि मैंने कोई पर्सनल प्रॉफिट्स कमाए या पर्सनल प्रॉफिटियरिंग करी। मैंने कुछ नहीं करी, बताकर पैसा कमाया, कम से कम वैलिड तो है। ये ले, अगर बिना बताए कमाओगे, इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करोगे, ये पंगा खड़ा होगा, देना पड़ेगा कंपनी को वापस। इससे बेटर क्या था, बता ही देते, जिसको एतराज होता मीटिंग में बोल देते। अब क्या हो गया, ना तो तुमने मीटिंग में बोला, ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बोला, बाद में जाके पता लगा, फिर सर कंपनी तो केस करेगी करेगी, क्योंकि ये आपकी क्या बनती थी, ड्यूटी टू डिस्क्लोज इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेट। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट आगे, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, और ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, पढ़िए। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड in compliance with the provisions of the section, every promoter, director and KMP of the company who is in default shall be liable to a penalty of rupees कितना 50,000 और कमाले पैसे, क्या लिखा हुआ है, 5 times the amount of benefit accruing to the promoter, director, manager और KMP or any of his relative। जिसको भी बेनिफिट हुआ होगा ना, उसका 5 times, whichever is, क्या लिखा हुआ है, जो इनमें से हायर होगा। फिर क्या फायदा अगर कमाया, रिलेटिव ने, मान लो नेक्स्ट आगे इनडायरेक्टली रिलेटिव के थ्रू शेयर होल्डिंग थी, वो भी तो सर आपका रिलेटिव है, अल्टीमेट एक्रू तो तुझे ही हो रहा है बेनिफिट वो। तो जितना भी बेनिफिट्स कमाओगे, या तो उसका 5 टाइम्स या 50,000, व्हाटएवर, व्हिचएवर इज हायर, आपको पे आउट करना पड़ेगा। जब लॉ ने ड्यूटी लगाई डिस्क्लोज करो तो करो, आप अपनी पोजीशन को लाइटली ले रहे हो, आप यही नहीं समझ रहे कि आप किस पोजीशन पे हैं, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, मैनेजर लेवल पे तो आपके ऊपर तो पहले ब्लेम चलते हैं, तो आपको तो सर पहले डिस्क्लोज करना चाहिए था। इवन कंपनी बनाते टाइम भी, इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी डायरेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी और में इंटरेस्टेड हो, डिक्लेरेशन फाइल कर, या यहाँ पे पर्टिकुलर्स मेंशन कर और किस किस कंपनी में डायरेक्टर है। आजकल तो चलो क्या, डिन नंबर तो कॉमन होएगा ना, उसमें क्या ऑटोमेटिक डाटा, तुम डिन नंबर लिखो, आपका डाटा ऑलरेडी गया कि आप और किस किस कंपनी में इंटरेस्टेड है, सब कुछ। क्योंकि डिन नंबर तो सारी कंपनीज में सेम, डिन नंबर तो मेरा है, कंपनीज का थोड़ी है। तो मैं जिस जिस कंपनी में होऊंगा ऑटोमेटिक डाटा चले जाएगा। यस, अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, पहले एक बार मैं कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लूं। ये केसेस आप यहीं बैठकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज काफी केसेस होंगे। नेक्स्ट मे बी शायद प्रॉक्सिस का वर्ड है, अच्छा कोरम, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी केसेस बहुत हैं। कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स who must be present in order to constitute a valid meeting। एक वैलिड मीटिंग के लिए, अब जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं, चलो आजकल तो हम भी थोड़ा चेंज हो गए, क्यों, रिकॉर्डिंग होने लग गई ना क्लास, नहीं अदरवाइज अगर फेस टू फेस क्लास होती है, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मान लो 20 का बैच है, क्लास स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। अब मान लो जी वहां पे 2-3 बंदे जाके मेरे सामने बैठ गए, मैं तो ना क्लास लूंगा, मैं तो कहूंगा जी पोस्ट हो, एडजर्नमेंट, छुट्टी है जी, नेक्स्ट क्लास करेंगे। बट वही बात आ गई ना, एटलीस्ट कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसे मीटिंग है। और मोस्टली कॉमन तुमने अपने अभी देखा होगा, सोसाइटी की मीटिंग है और है, मैसेज आते हैं, जाता कोई नहीं, क्यों, वहां पे कौन सा कुछ होना है, तो सर मतलब इग्नोरेंस के कारण कोई जाता ही नहीं। ऐसे तो सर मीटिंग फिर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कहता ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि बस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक बार, और वो भी स्टार्टिंग में, नॉट लास्ट तक बिठा के रखो, नॉट लास्ट तक, स्टार्टिंग आप अपनी मीटिंग को कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हुए ना, आप अपनी मीटिंग करो। और बाकियों को आप अपने रेजोल्यूशंस क्या करें, पास करें, बाकियों को सबको पोस्ट कर दो, कोई बोल के दिखाए, कोई एक बार कह के दिखाए कि आप लोगों ने ऐसा क्यों करा, फिर मीटिंग में आ जाता। मीटिंग में क्यों नहीं आए सर, ये वैलिड होंगे। हाँ बट सर अगर मिनिमम लोग ही नहीं प्रेजेंट हैं
तो मीटिंग भी क्या करोगे सर? मिनिमम अटेंडेंस काइंड कि मिनिमम नंबर। अच्छा, पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रॉक्सी ना भेज देना अपनी जगह किसी को। कम से कम शर्म कर लो, तुम तो आप खुद ही आ जाते। वैसे प्रॉक्सीज अलाउड होते हैं, वैसे प्रॉक्सीज अलाउड होते हैं, वो नॉर्मली अलाउड होंगे, बट ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है कोरम वाले, ये कोरम वाले मिनिमम पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। पढ़िए, जैसे सर पब्लिक कंपनी केस में, यस प्लीज, नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग अप टू अगर 1000 है। अच्छा, डेट ऑफ मीटिंग में अगर अप टू 1000 मेंबर हैं तो सर रिक्वायर्ड कॉरम कितना है? 5 मेंबर्स। मेन वर्ड अंडरलाइन क्या लिखा हुआ है? पर्सनली प्रेजेंट। वो पर्सन खुद आना चाहिए, अपनी जगह किसी को प्रॉक्सी मत भेज देना, पर्सनली प्रेजेंट। जैसे इंडिविजुअल्स के केस में मान लो मैं नहीं जा रहा, मैंने अपनी जगह अपने आर्टिकल को भेज दिया, ना ना ना, उसको नहीं, आप खुद आने चाहिए, मेंबर आप हो, आप हो। क्लियर? अच्छा, मोर देन 1000 बट अप टू कितना है? तो सर आपके 15 मेंबर्स मिनिमम पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, नॉट प्रॉक्सी, नॉट प्रॉक्सी। मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है। अगर इतने मेंबर प्रेजेंट है ना पर्सनली, आप मीटिंग स्टार्ट करो। और ये भी सिर्फ स्टार्टिंग में, ये नहीं बिठा के रखो शाम के 5 बजे तक जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी। स्टार्ट करने के लिए कॉरम चाहिए, स्टार्ट करने के लिए। बाद में चाहे एक एक करके उठ के जाना शुरू कर दे। कमेंसमेंट के टाइम पे, कमेंसमेंट के टाइम पे आएगा वर्ड नीचे। नेक्स्ट आगे, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। अच्छा, आर्टिकल्स में ये किसने दी प्रोविजन? लॉ ने। आर्टिकल्स में ये नंबर आप बढ़ा सकते हो, बढ़िया स्ट्रिक्टनेस क्रिएट कर रहे हो, कर लो। जैसे मैंने कह दिया जी, अगर हमारे अप टू 1000 मेंबर हैं, मिनिमम 50% तो पहुंचने चाहिए तो मीटिंग हुआ करेगी। तो तुम अपनी कंपनी में स्ट्रिक्टनेस लेके आ रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हो, अच्छी बात है, लगाओ, बट लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना? 5। अब मैं किसी की वेट थोड़ी करूंगा भाई। अब टू बी वेरी क्लियर, अपना सिंपल सा फंड है, कोई आए ना आए, डॉट टाइम जो है तो है, स्टार्ट, जो होगा अपने पास जाएगा। हाँ, बस एक दो साथी दिखना चाहिए सामने बैठा है, बस ठीक है, चलो, वेट थोड़ी करेंगे। टाइमिंग सबकी इंपॉर्टेंट है। अब जो मेंबर्स आ रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, और ये भी ना कुछ हद तक वेट करूंगा। अब कई होते हैं पक्के ढीठ ना, पहली मीटिंग पे आए, चलो मैंने पोस्टपोन कर दिया, दूसरी बार फिर बुलाया, फिर नहीं पहुंचे, फिर जो बैठे हैं ना, जो बैठे हैं ना, यही कोरम है, तुम मीटिंग स्टार्ट करो। 2 आए हैं 2 सही, 3 आए हैं 3 सही, तो काम स्टार्ट कर, अपने को चक्कर नहीं है। और बाकी सबको रेजोल्यूशन जो पास हुए हैं ना, पोस्ट कर देना बस, या बता देना कि बस ऐसा डिसीजन ले लिया हम लोग। कोई इफ बट नहीं कर पाएगा। क्यों? उनकी गलती है सर, वो प्रेजेंट नहीं हुए, हम थोड़ी, हम तो आए हैं। नेक्स्ट आगे, यस, प्राइवेट कंपनी में 2 members personally present shall be the quorum. यस, Articles may provide for large number as well. प्राइवेट कंपनी में तो 2 ही मेंबर तो मिनिमम होते हैं, तो वही तो प्रेजेंट मन करे उनमें छुट्टी पे चला जाए। नहीं सर, कम से कम 2 तो होने चाहिए। क्लियर? यस, लैक ऑफ quorum, ये आएगा पॉइंट आपके पास। इफ द quorum is not present within half an hour from the time fixed for half an hour from the time fixed for the holding of GM, आधे घंटे के अंदर अंदर, टाइमिंग थी 10 बजे, क्लास का टाइम था 10 बजे, मैक्सिमम 10:30 तक अगर नहीं पहुंचे, खिसक लो यहां से कि कोई क्लास नहीं होगी आज, इसको नेक्स्ट डेट पे क्या कर दिया जाएगा? एडजर्न कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा टू द नेक्स्ट डेट, बट मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी, बिकॉज कोरम प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। क्लियर? नेक्स्ट इज केस 1, अगर ईजीएम वाज कॉल्ड बाय दी, किनके द्वारा? शर्म कर लो, तुम्हारे कहने पे क्लास रखी और तुम लोग ही नहीं आए। तुम्हारे कहने पे ईजीएम रखवाई, स्पेशल एक्स्ट्रा, तब तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हमारी मीटिंग करवा दो, मीटिंग करवा दो। अब बुला लिया, कोई पहुंचा भी नहीं, मैम आगे से करवाऊंगा ही। ये ले, क्या लिखा हुआ है? द मीटिंग शैल स्टैंड, मैं पोस्टपोन भी नहीं करूंगा, कैंसल्ड। अब करवा लो जिससे करवानी है। एक तो तुम्हारे कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे मैंने स्पेशल मीटिंग अरेंज करी, एंड मौके पे कोई भी नहीं पहुंचा, सारे खिसक गए, सर अपने को पता नहीं। क्लियर? नेक्स्ट आगे, एनी अदर केस पढ़िए। सर बोर्ड मीटिंग को क्या कर देगा? नॉर्मल केस में एडजर्न कर देगा। क्लियर? अच्छा ध्यान रखना, नॉट एवरी ईजीएम, ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट। अगर ईजीएम बोर्ड ने बुलाई हो, अगर ईजीएम बोर्ड ने बुलाई हो और मेंबर ना आए तो पोस्टपोन। वो सिर्फ ऊपर क्या था? हाँ, क्योंकि वहां पे अपनी थोड़ी बनती थी ना एटीट्यूड सा,
कि तुमने बुलाया और हम नहीं आए। ठीक है ना, अब अल्टीमेटली हम वहां पे कहेंगे जी आगे से बुलाएंगे भी नहीं, आगे से मीटिंग रखेंगे भी नहीं। पढ़िए, यस, however if the board has not so determined the day, time and place, the meeting shall adjourn to अब the same. बोर्ड हो गया सर, उलझ गया किस बात को लेकर कि फिर कौन से दिन रखें, कौन से दिन रखें। अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे ना, चुपचाप नेक्स्ट वीक सेम डेट सेम प्लेस सेम टाइम मीटिंग हो। और क्या करें, कंक्लूजन पे नहीं आ रहे, पूछा संडे रख लें ना, मैं बिजी हूं, मैं बाहर जाना है। किसी को पूछ लिया, वो कहता मैं बिजी हूं। मैं कहा जी सिंपल सी बात है, अगर कोई कंक्लूजन पे नहीं निकल पा रहे ना, नेक्स्ट वीक सेम डेट सेम प्लेस सेम टाइम मीटिंग होगी तो होगी। जिसने आना है तो आ जाना, नहीं आना तो ना। एवं पूछ के वेटेज बढ़ा लिए, भाव खा गए, ठीक है ना। इससे बढ़िया तो पूछते ही ना, सीधा फिक्स कर देते कि अगले अगले हफ्ते यहाँ नहीं आएंगे ना। पढ़ आगे, तेरा जवाब है एटलीस्ट, यस एटलीस्ट 3 days notice of adjourned meeting shall be given to the member. फॉर्मेलिटी फिर भी देख, क्यों, वो तो पक्के ढीठ है ना तेरे मेंबर, उनको तो पता ही नहीं है। फिर भी उनको 3 दिन पहले प्रायर नोटिस दे, फिर भी बता उनको कि अब की बार याद रखियो, अपनी बार इस बार मीटिंग फिर है। क्लियर, 3 days prior notice of adjourned meeting shall be given to the member either individually, अब इंडिविजुअली अगर नहीं पहुंच पाता अखबार में निकलवा दे, बट इनको बता दे मूर्खों को कम से कम भी अगले अगले हफ्ते में आ जाए। अगर फिर ना पहुंचे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या नेक्स्ट आगे, इफ एट द एडजर्न्ड मीटिंग, तुम बड़े पक्के जी, कसम खा के बैठ गए हम नहीं जाएंगे, ना जाओ। कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम फिर नहीं आया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फिर नहीं प्रेजेंट हुए, देन विद इन हाफ एन आवर, मैंने तो बहुत वेट करा, अब आए, गेट की तरफ देखता रहा ना। क्लियर, इन दैट केस क्लियर, द मेंबर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होंगे शैल बी द, क्या माने जाएंगे। मैं क्या चाहिए, एक है अकेला ही राजा कर दे, फिर वो खड़े क्या कर रहे हैं वहां पे लोग। इन दैट केस पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आगे फिर अपन मीटिंग बुलाएंगे नहीं, दैट मैटर, फिर वो मैटर मीटिंग के थ्रू नहीं, डायरेक्टली रेजोल्यूशन पास हो, ये चीज। अदरवाइज लॉ ने तो क्या कहा है, अप्रूवल तो किसकी चाहिए, मेंबर्स की चाहिए ना। बट अगर मेंबर्स नहीं इंटरेस्ट ले रहे, यार इतना भी नहीं होता कि कोई भी ना पहुंचे, एक जना तो, 1-2 जना तो होते ही होते हैं। तो 2 मेंबर पहुंचे, एक एग्री करे, कंसेंट देन वहां पे जो वोटिंग का चेयरमैन होगा उसकी सेकंड वोट होती है, कास्टिंग वोट। उसके पास एक वोट एक्स्ट्रा होती है कि जब ये ऐसा मैटर फंस जाए, ठीक है ना, 50-50 हो जाए, देन वो सेकंड वोट अपनी कास्ट करेगा और वो मैटर कहीं ना कहीं, या तो ना या यहाँ कहीं ना कहीं तो रिजॉल्व हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट, ये चीज। हाँ जी, जो बैठे हैं बस अगली बार से नहीं, उस मैटर के लिए आप ये जो बैठे हैं ना, बस यही कोरम है, आप अपना मैटर रिजॉल्व करो। जो रेजोल्यूशन पास होगा सबके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, वो कोई इफ बट नहीं कर पाएगा। समझ गए ना। मैंने तो फर्स्ट टाइम चलो था, मैंने एडजर्न कर दिया, बट कब तक एडजर्न करूं भाई, मैं तो इसी चक्कर में बैठा रहूंगा। और कितनी बार मैं ये किराए पे कमरा लूंगा मीटिंग करने के लिए। समझ गए ना, मेरे भी तो खर्चे हैं भाई। हर बार देखो पता लगता है जी एडजर्न होगी, अब नहीं होएगा, जो प्रेजेंट है ठीक है, बस यही है, पास कर दो भी, ऐसी तुम्हारी कंपनी है। नेक्स्ट आगे, हाँ जी, कोई रजे, कोई और छान के तूने आना है ना, कोई 5। आपने तो टोटल मेंबर्स में से क्या कहना है, कोई 5 यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है ना। जब दिखने शुरू हो जाएंगे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दो। और वो भी मेन वर्ड ऊपर आपने अंडरलाइन नहीं करा, कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। कमेंसमेंट स्टार्टिंग में, ये नहीं है पक्की रस्सी मार के उसको बिठा दो कि शाम तक छोड़ेंगे, 6 बजे खत्म होगी मीटिंग। स्टार्टिंग में पहले सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद वो चला जाए खाना खा के, कोई दिक्कत नहीं। बस स्टार्ट, एक बार स्टार्ट करवा जाए अपने कर कमलों से, कहते नहीं, ठीक है ना, कि अपने कर कमलों से वो अपना काम स्टार्ट करवा गया, उसके बाद जो मर्जी, जस्ट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। कमेंसमेंट के लिए कोरम प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, नॉट एट द एंड। अब कई बार मीटिंग सर मैटर्स काफी लंबे होते हैं, पूरा दिन मीटिंग चलती है, मैं थोड़ी बेला हूं वहां पे बैठने के लिए, आपने प्लेट उठाई, खाना खाया, चल। क्लियर, नॉर्मली जैसे ऑनलाइन क्लास में आप लोग करते हैं, स्टार्ट करने के लिए जस्ट एक बार क्या चाहिए, प्रेजेंस।
Clear? Thus, the quorum is not required at the time of passing each and every resolution. So each and every resolution के लिए आपको quorum वहां पे present होना, हर moment पे present होना जरूरी नहीं है. Clear? But एक चीज ध्यान रखो, मैंने ऊपर जो वर्ड यूज किया वो पर्सनली प्रेजेंट वर्ड यूज करा. मैंने प्रॉक्सी मना करा ना, प्रॉक्सी मना करा ना. कॉमन एग्जांपल्स में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो आने वाले टाइम में? एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है. अब कंपनी जाएगी वहां पे मीटिंग अटेंड करने, कंपनी की जगह कौन जाएगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर? वो प्रॉक्सी है या पर्सनल प्रेजेंट? समझ गया ना? कहीं कह दो कंपनी तो आई नहीं, कहाँ है कहाँ है? वो पर्सनली प्रेजेंट है. ऐसे ही जो स्टेट के, मान लो कोई गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जितने भी पर्सन आपकी कंपनी के मान लीजिए मेंबर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में, अब वो उनको तो अलाउड ही नहीं होता सोशली ऐसे अलाउड कि किसी भी मीटिंग में जाना, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करना, और नॉट अलाउड. अब उनकी केस में भी कौन जाएंगे? उनके रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर? तो नॉर्मली सर वो भी क्या है? पर्सनली प्रेजेंट माने जाएंगे, बिकॉज ये बाय लॉ दिस अलाउड है कि ये आ नहीं सकते. इनकी जगह कौन आएगा? इसका नेक्स्ट आगे रिप्रेजेंटेटिव आएगा. नेक्स्ट आगे कहीं गलती आगे पूछोगे सर ये प्रॉक्सी में तो सारी प्रॉक्सी आ गई. क्लियर? और ध्यान रखना, वही बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग सिचुएशंस बनाकर ये केसेस पूछे जाएंगे कि बताइए कोरम प्रेजेंट है या नहीं. क्लियर? नेक्स्ट आगे ये रहा तुम्हारा पॉइंट. पढ़िए. चेयरमैन ऑफ GM, yes please. Election by unless the articles of the company otherwise provide. मतलब लॉ तो ये लिख गया, अगर तेरे आर्टिकल्स में कुछ अलग लिखा हुआ है तो अलग बात है. क्या? The member personally present at the meeting shall elect one of themselves to be the chairman thereof by on a show of hands. Sir, first of all आपने एक properly convened पढ़ा था, 3 वर्ड थे, प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कंडक्टेड. कन्वीन्ड में वर्ड क्या था? मस्ट बी प्रिजाइडेड बाय अ चेयरमैन. मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए, नहीं तो सारे एक दूसरे को बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ. क्लियर? एक चेयरमैन हो जो अपनी सुपरविजन में क्या करेगा? सारा सिस्टम कंट्रोल रखेगा. और ये चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? आप अपने में से ही कोई सूझवान जो होगा, समझदार जो होगा, ठीक है ना, तो उसको आप क्या कर लेंगे? बाय शो ऑफ हैंड्स अपॉइंट कर लेंगे कि दैट पर्सन विल बी द चेयरमैन फॉर द होल मीटिंग. एंड जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होगी, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द, नॉट द कंपनी, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. दोनों में फर्क है. चेयरमैन ऑफ द कंपनी अलग चीज है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अलग चीज है. जस्ट होस्ट काइंड ऑफ. कहां पे? उस केस में तो क्या ही डिसाइड होगा, ठीक है ना. नहीं नहीं, ये चेयरमैन की बात कर रहे हैं. अब चेयरमैन नेचुरली अब कहां पे पॉइंट करेंगे? जहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, 2 जने, वो भी आपस में लड़ी जा रहे हैं. क्या तुम लोग बैठ के आराम से रेजोल्यूशन पास कर लो, उस केस में चेयरमैन भी तो क्या करेगा. क्लियर? नेक्स्ट आगे, पोल फॉर इलेक्शन. If a poll is demanded on the election of the chairman. अब ये कहते हैं ना जी ना, वो बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं करेंगे. बाय शो ऑफ हैंड्स मींस हाथ ऊपर. क्लियर? जो जो चाहता है कि मिस्टर ए बने, हाथ ऊपर करे. अगर आप ऐसा नहीं चाहते, वो कहते हैं ना जी हम तो बाय पोल करवाएंगे, हमें तो वोटिंग दूसरी वो टी वाली वो चाहिए, मशीन वाली चाहिए. अब ठीक है जी, बाय पोल डिमांड करके बैठ गए, करवाना तो पड़ेगा, करवाना तो पड़ेगा. बट एक ऑलरेडी अपॉइंटेड है, एक बाय शो ऑफ हैंड्स आपका अपॉइंटेड है, ये मुकर गए. बाकी मुकर गए किस बात के लिए? कि हम नहीं चाहते थे, मान लो ये बने, ये बन गया, किसके कारण? बाय शो ऑफ हैंड्स. हम नहीं चाहते ना, हम क्या कहेंगे? चेयरमैन की वोटिंग के लिए क्या करवाओ? बाय पोल करवाओ. हम नहीं बाय शो ऑफ हैंड्स मांगे. पढ़िए. इफ अ पोल is demanded on the election of chairman, it shall be taken forthwith. देख, माननी तो पड़ेगी. shall be taken forthwith, माननी तो पड़ेगी. पोल तो कंडक्ट करवाना पड़ेगा. in accordance with the provision of this act and the chairman elected on a show of hands under subsection 1, जो ऊपर अपॉइंट हुआ, कोई नहीं, जब तक नया बाय पोल अपॉइंट नहीं होता, इसको तो मान लो थोड़ी देर के लिए. क्लियर? shall continue be the chairman of the meeting until, जब तक पोल का रिजल्ट आकर कोई और पर्सन अपॉइंट नहीं होता, तब तक सर, तब तक जो शो ऑफ हैंड्स ऊपर वाला पर्सन जो था उसको मान लो. जब अपॉइंट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसको मान लेंगे. तो ये सर जो बाय पोल है, ये मतलब
सेकेंडरी पोल है। पहले एक बार पोल आपने करवा दी थी, लॉ ने तो क्या कहा था, बाय शो ऑफ हैंड्स करवाओ। बट अगर मेंबर्स की डिमांड है कि हम बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं, हम बाय पोल करवाना चाहते हैं, इसमें फर्क पता क्या होता है? शो ऑफ हैंड्स में तुम कितने के शेयर होल्डर हो, कितनी शेयर्स की वोटिंग है, डजंट मैटर, हाथ तो एक ही है, काउंट तो एक ही होगा, या ऐसे दो कर लोगे, काउंट तो एक ही होगा ना। बट सर जब आपको लगता है वैसे मैं शेयर होल्डर तकड़ा हूं, मेरे पास शेयर्स बहुत है, वोटिंग राइट्स मेरे पास बहुत है, पर शो ऑफ हैंड्स में तो एक ही काउंट हुआ ना, एक ही काउंट हुआ, ऐसे करो, इनको कहो बाय पोल करवाओ, इनको को बाय पोल करवाओ, वोटिंग बाय पोल होनी चाहिए, शेयर्स के अकॉर्डिंग, जितने शेयर्स उतनी वोट्स। फिर मेरे पास क्या है, अब ये मेजोरिटी वाले जितने तेरे नॉर्मल दिख रहे थे, ये कुछ नहीं है तेरे सामने। क्यों? मेरे अकेले के पास इतने शेयर्स पड़े, मेरे अकेले के पास वोटिंग बहुत ज्यादा है, फिर सर बाय पोल चलेगा। पर जब तक नया पर्सन बाय पोल अपॉइंट नहीं होता, पुराने वाला चलता रहेगा, कंटिन्यू पर शेयर पर वोट, तभी तो बाय पोल करवाई जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए, समरी ऑफ सेक्शन 104, अपॉइंटमेंट एज पर आर्टिकल्स। हाँ जी, चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। यस, अपॉइंटमेंट एज पर द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन, क्या लिखा हुआ है 104, इफ द आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, then the chairman shall be appointed as follows. Number 1, members personally present, अपने में से ही किसी एक को अपॉइंट कर लेंगे। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन शैल बी मेड बाय वोटिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, शो ऑफ हैंड्स। बट अगर पोल डिमांड किया गया तो मानना तो पड़ेगा। ड्यूरिंग द पोल चेयरमैन जो ऑलरेडी इलेक्ट हुआ पड़ा है बाय शो ऑफ हैंड्स, वो कंटिन्यू करेगा जब तक कोई नया पर्सन अपॉइंट नहीं होता। एंड इफ सम other person is elected as chairman as a result of the poll, he shall be chairman for the rest of the meeting. Then आगे next आगे वो क्या करेगा, continue. Is that clear? यहां तक कोई डाउट? सो आज बेसिकली एक छोटी डिस्कशन ही करेंगे, छोटा सा लेक्चर ही ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं। क्लियर? अब तक कृपा करके जितने भी आपके केसेस हुए हैं, जैसे कोरम को रिलेटेड आपके 5-6 केसेस आएंगे, प्लस एक स्टार्टिंग का टॉपिक जो आपने करा उसमें आपके 2-3 केसेस हैं, इनको साइड बाय साइड साथ साथ रिजॉल्व जरूर करते रहना। कॉन्सेप्चुअली आपका उतना पॉइंट सही होता रहेगा। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वैसे हमारा कौन सा है, प्रॉक्सिस। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉपरली आपकी टेकअप प्रॉक्सिस, रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, इस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, डील करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।